देखिए सर, आज कुछ ज़रूरी बात है जो कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में, मैं अभी अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हूँ। तो नया-नया अभी इधर पे मैं आया, तो कुछ सेटअप वगैरह करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो बात है वो चीज़ जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की ज़रूरत है। आपने लास्ट के फ्राइडे को देखा है कि भाई मार्केट के अंदर एक बवाली गिरावट देखने को मिली है। देखिए, ऐसा नहीं कि ये गिरावट पहली मर्तबा हुई है, इससे पहले भी इस तरह की गिरावटें हो चुकी हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है सर? इम्पोर्टेंट ये है कि भाई इस तरह की आखिर गिरावटें क्यों? जबकि वॉर वगैरह को लेकर जो चीज़ें हैं वो ठंडी पड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे हॉटनेस अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम तर चीज़ें क्यों देखने को मिल रही हैं? तो इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। और अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि भाई यहाँ से रेगुलर वीडियो आने चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में बहुत कुछ लंबा लफड़ा हो गया था, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई लास्ट के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी गिरावट होकर रखी हुई है और थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट है। और इसके अलावा निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी 1% से ऊपर की गिरावट आपको देखने को मिली है। अब इन तमाम तो चीज़ों के पीछे का रीज़न ये है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के जो उससे डोनाल्ड ट्रंप को छोड़िए, उससे पहले हम एक बात और भी करते हैं कि भाई जो अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं कंपनीज़ के, तो वो रिज़ल्ट कई सारी कंपनीज़ ऐसी है, टेक कई सारी ऐसी कंपनीज़ है जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनकी जो कमेंट्री आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है। उनकी कमेंट्री से ऐसा लग रहा है कि अभी लंबे समय तक है, लंबे समय का मतलब है 6 महीने, 8 महीने और या फिर ये कह लीजिए साल भर भी हो सकता है कि बहुत अच्छा ना रहे। उनकी कमेंट्री से ऐसा पता लगता है, ठीक है ना? जिसकी वजह से थोड़ा बाज़ार को एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, समझ रहे हैं ना? जिसकी वजह से इस तरह की बिकवाली आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये एक रीज़न है जिसे आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन दूसरा जो कि मेन रीज़न है वो ये है कि भाई अभी आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो नया-नया स्टेटमेंट वगैरह आते हैं, उन चीज़ों से ऐसा पता लगता है कि भाई ईरान को इसने बुरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है और वहाँ की जो नेवी वगैरह हैं, उन चीज़ों को ये बिल्कुल कमज़ोर करके रखा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे शिप्स वगैरह हो गए और भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि आज भी ईरान के कब्ज़े में हैं, जो कि यूएस का है लेकिन वह ईरान के कब्ज़े में है। ईरान ने उसको मतलब सीज़ किया हुआ है, समझ रहे हैं ना? ऐसा आप मान कर चल सकते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि भाई हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको सीज़ किया गया है और उसके ऊपर हमने अभी कुछ किया नहीं है और आगे हम उसके ऊपर बहुत ही जल्द उसके ऊपर एक नए कदम हम उठाएँगे, एक अच्छा कदम हम उठाएँगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये तमाम तो रीज़न है भाई जिसकी वजह से जो है मार्केट यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है। और यही तमाम तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से भाई अभी आप क्रूड ऑयल वगैरह के जो प्राइस वगैरह है वो देखेंगे तो बहुत ही हेवी जा चुका है, बहुत ही हाई जा चुका है, समझ रहे हैं ना? और इसकी वजह से जो महंगाई होती है वो तो बढ़ेगी ही। ऑयल वगैरह की अगर बात की जाए तो भाई वो भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए, बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो में आपको कहा हुआ था, क्या कहा हुआ था कि देखिए जब हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा तो चीज़ें महंगी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सोचिए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, वीएनजी जो भी चीज़ें हैं उसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है, डीजल, पेट्रोल वगैरह की। लेकिन सोच कर देखिए भाई, जब वही महंगी हो जाएगी तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि भाई हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी, समझ रहे हैं? एक तो ये प्रॉब्लम है। क्रूड ऑयल वगैरह है या जो भी ऑयल वगैरह है, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह जो भी है, इन चीज़ों के प्राइस बढ़ने से क्या दिक्कत आती है? एक तो महंगाई डायरेक्टली बढ़ जाएगी क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए अभी डीजल, पेट्रोल महंगा होने के बाद भी नहीं मिल भी नहीं रहा। कई सारे ऐसे हमारे इलाके के अंदर कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप है जहाँ पर भाई डीजल नहीं मिल रहे, जहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं। कई सारे पेट्रोल पंप ऐसे जहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। पहले वैसी भीड़ नहीं थी पेट्रोल पंप के ऊपर, लेकिन आज लाइन लगाकर लोगों को पेट्रोल लेना पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना? और कई सारे ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है। तो एक तो वो महंगा मिल रहा है, समझ रहे हैं ना? और दूसरी चीज़ ये है कि भाई महंगा मिलने के बावजूद भी कहीं कहीं पर मिल भी नहीं रहा है। तो ऐसे ही मतलब आप सोच लें कि भाई महंगाई तो बढ़नी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, समझ रहे हैं ना?
तो इसकी वजह से भाई दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है और बढ़ेगी, और इसका असर पूरी तरह से मार्केट के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा देखिए, एफआईआईज के एंगल से ज़रा आप मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एफआईआईज ना उनको पूरी तरह से वो समझ रहे हैं कि भाई इंडियन जो मार्केट है वो अभी अच्छे लेवल पर है, अट्रैक्टिबल हो चुका है। अट्रैक्टिबल मीन्स के निवेश करने के लायक हो चुका है। इंडिया के अंदर हमने बहुत बात किया इससे पहले महंगाई को लेकर कि भाई वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है इंडियन स्टॉक मार्केट, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही सर। अब वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और सारी चीज़ें ठीक ठाक हो चुकी है लगभग लगभग, आप ये मानकर चलो। मतलब वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशन है वो ठीक हो चुका है। तो इसलिए इंडियन मार्केट अट्रैक्टिबल है। एक तो सस्ता है और दूसरी बात है कि भाई ग्रोइंग इकोनॉमी है, और यहाँ पर पैसे निवेश करने के क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, उसके क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अच्छे से मालूम है। तो उन लोगों की नज़रें हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे युद्ध थोड़ा सा नर्म होता है या ये बातें थोड़ी सी नर्म, इन बातों में थोड़ी सी नरमी आती है तो एफआईआईज मार्केट के अंदर निवेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी बात में कड़वाहट आती है, या फिर ये कह लीजिए कि भाई बात थोड़ी सी लगता है कि भाई ख़राब हो रही है, तो यहाँ पर निवेश करना बंद कर देते हैं, फिर वो अपने पैसे को निकालने लगते हैं, बिकवाली करने लगते हैं। तो इस तरह करके चल रहा है मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं ना। तो एफआईआईज उस समय तक के स्टेबिलिटी नहीं दिखलाएंगे जब तक इन मामलात में स्टेबिलिटी ना आ जाए, मतलब मार्केट में स्टेबिलिटी ना आ जाए। और मार्केट में स्टेबिलिटी कब आएगी? जब इन दोनों के हालात क्लियर हो जाएंगे, यानी दोनों देश, यानी यूएस की हम बात कर रहे हैं और ईरान की बात कर रहे हैं, कि इन दोनों के जब तक हालात क्लियर नहीं होंगे तब तक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी भाई। और जब तक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएंगी तब तक एफआईआईज मार्केट के अंदर आएंगे तो, लेकिन वो भी रुकेंगे नहीं, यानी उनके अंदर भी स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए? तो इनको तो एक ही चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि भाई अभी आप अगर इधर उधर करेंगे, इधर उधर करने का मतलब है कि अगर आप एक फंड से निकल कर दूसरे फंड में जा रहे हैं, या फिर आप अपने पैसे को निकाल ले रहे हैं, या फिर आप एसआईपी वगैरह अगर आपकी चल रही है जिसे आप बंद कर रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान है। एसआईपी जो आपकी चल रही है उसको बिल्कुल चलने दिया जाए। जो पैसे आपने लमसम के ज़रिए हो या एसआईपी के ज़रिए हो निवेश जो ऑलरेडी करके आपने रखा हुआ है मार्केट के अंदर, उसको आप निवेशित रहने दीजिए, कंसिस्टेंटली उसको मार्केट के अंदर रहने दीजिए। और देखिए, जैसे मार्केट के हालात सही होंगे तो आप रिटर्न्स, मतलब जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको मार्केट बना कर देगा। क्योंकि आप देख लीजिए सारी चीज़ें वैसी ही होकर रखी हुई है, समझ रहे हैं ना। और ये बात मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूँ कि इंडियन मार्केट वैल्यूएशन से बिल्कुल खाली हो चुका है और अट्रैक्टिबल हो चुका है निवेश के लिए। तो इस समय पे अगर आप निकलते हैं तो आपका नुकसान होगा, और अगर नहीं निकलते हैं तो आने वाला समय में यकीनन यहाँ पर आपके पैसे बनेंगे। और देखिए, इक्विटी मार्केट में अगर आप आए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आए होंगे, तो और लॉन्ग टर्म ही सोचकर आपने आया होगा, तो अभी आपको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको बने ही रहना चाहिए। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई अगर आपके पास पैसे है और आप लमसम करना चाह रहे थे या करने के मूड में है, लेकिन अभी अगर आपकी हिम्मत काम नहीं कर रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस समय पे मैं ज़्यादा और भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, या इसके अलावा जो भी रीज़न हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई अभी मार्केट के अंदर पैसे हमें नहीं डालना चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा पैसे मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि एसआईपी बंद करिए, एसआईपी जो चल रही है उसको चलने देना है। मतलब लमसम करना चाह रहे थे, पैसे आप ऐड करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसे बचा कर रख सकते हैं, या आर्बिट्राज फंड वगैरह के अंदर, डेब्ट फंड वगैरह के अंदर आप डाल सकते हैं उन पैसों को, तो वहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं पैसों को। अभी अगर आपको लगता है कि भाई इक्विटी में नहीं जाना चाहिए तो मत डालिए पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि निकल जाइए। जो पैसे आपके जा चुके हैं मार्केट के अंदर, डिप्लॉय आपने कर चुका है, उसको रहने दिया जाए। और एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर आप ना करें तो कोई बात नहीं है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा कि करना ही चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और कल से हो सकता है वीडियो बहुत मतलब अच्छे लेवल से मतलब बैकग्राउंड वगैरह के साथ आपको देखने को मिले और अच्छी देखने को मिले, ठीक है ना। पूरा हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।